हर कोई कहता है कि इंटरेस्ट है ये फील्ड में इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट क्यों है, ये अगर क्लैरिटी मिल गई ना तो वो आपकी लाइफ का मोटिव बनता है। एक बार आपके लाइफ का मोटिव क्लियर हो गया तो आपको लाइफ में कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। गलती कहाँ पे हो रही है कि हम कॉलेज ढूंढ रहे हैं जबकि हमें गुरु ढूंढना चाहिए। हम लोग कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद पता कर रहे हैं कि हमको गुरु कौन मिले। कोविड ने ना हमारे बॉडी में डीएनए सीक्वेंस को अल्टर किया है। टॉरिन अगर आपके बॉडी में प्रॉपरली बन रहा होता ना तो आपको 11 साढ़े 11 बजे नींद आना ही चाहिए थी। बहुत लोगों को नींद नहीं लगती, इसलिए 8 बजे अल्कोहल की एक क्रेविंग शुरू हो जाती है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। तो मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग का स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो में। और मैं सबसे पहले आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज़ जो पहला और दूसरा जो वीडियो गया है यूट्यूब पे, उस पर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है शुरुआत होने के अकॉर्डिंग। और जो रेस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस हिसाब से बहुत ही प्यारा रेस्पॉन्स है आप सभी लोग का। और आप लोग के ही रेस्पॉन्स को देखते हुए मैं इस बार लेकर आया हूँ एक हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर नीतीश गायकवाड़, जो कि एक्स ऑफिसर रह चुके हैं मुंबई, बेंगलोर और नागपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और साथ ही साथ उसके बाद सर ने अपना काउंसलिंग फर्म स्टार्ट किया, और एक नहीं बल्कि दो। फर्स्ट जो काउंसलिंग फर्म है उसका नाम है बेलवेदर एंड दूसरा है नीति शास्त्र। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलवाना चाहूँगा आप सभी लोगों को हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर नीतीश गायकवाड़ सर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारे शो पे आके। तो सर मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपकी जो फर्म है वो एक नहीं दो है। तो पहली है बेलवेदर, सेकंड है नीति शास्त्र। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये रहने वाला है कि दोनों फर्म्स जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और दोनों का बेस क्या है। बेलवेदर हमने शुरू किया था 2016 में। बेलवेदर इज़ अ करियर काउंसलिंग फर्म जिसमें एंटरप्रेन्योरल काउंसलिंग, ग्रीफ काउंसलिंग और रिलेशनशिप काउंसलिंग बाद में हमने इंक्लूड किया आफ्टर कोविड। नीति शास्त्र शुरू होके 2 साल हो गए। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है, काउंसलिंग मतलब एक स्टिग्मा है। काउंसलिंग मतलब सिर्फ गाइडेंस या समवेयर चलो किसी को करियर में आगे बढ़ना है तो एक हेल्प हो जाती है। आपको पुराने ज़माने में, अभी नीति शास्त्र का क्या इम्पोर्टेंस है इस पे बताता हूँ आपको क्लियर। नीति शास्त्र जो है ना, इसमें नीतियों की स्टडी की जाती है। ये भी एक रिसर्च फर्म है। नीति क्या है? नीति आर पॉलिसीज़। मतलब इसमें जैसे आप चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, ऐसे बहुत सारी नीतियाँ हमने इकट्ठा की, इस पर रिसर्च किया। और आपने अगर किसी एंशिएंट स्क्रिप्ट में, किसी मूवी में देखा होगा कि कोई राजा है, उसका ना एक एडवाइज़र होता है, उसे अमात्य कहते हैं। हाँ, ये मैंने चाणक्य की जो स्टोरी है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वाली जो स्टोरी है, उसमें मैंने देखा है कि एक कैरेक्टर होता था जिनका नाम है अमात्य। नीति शास्त्र जो है ना, ये जिसे अपने लाइफ में कुछ तो बड़ा अचीव करना है, उसे जो एथिक्स लगते हैं, जो नीतियाँ लगती है, जो गाइडेंस लगता है, एंशिएंट स्क्रिप्ट के हिसाब से वो सप्लाई करता है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई बड़ा डिसीज़न लेना है जिससे फ़र्क पड़ेगा, तो वो पूछते हैं कि कोई एंशिएंट रिसर्च में है कि हमें ये डिसीज़न लेना है, ये डिसीज़न लेने में हमें हेल्प करेगा। तो मोस्टली मैं चाणक्य नीति का एक अर्थशास्त्र है वो ज़्यादातर मैं रेकमेंड करता हूँ। बिकॉज आप रेवेन्यू ऑफिसर रह चुके हैं तो दैट्स वाई आप प्रेफर करते हैं अर्थशास्त्र। हाँ, एक्चुअली हाँ, बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, वहीं से शुरू है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली बहुत लोगों को ना कन्फ्यूजन है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। नहीं, इंडिया इज़ अ रीडेवलपिंग कंट्री। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हमारे बहुत एडवांस है, हमें नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें एंशिएंट रिसर्च को बाहर लाना चाहिए।
और रही बात बेलवेदर की, बेलवेदर हाँ करियर काउंसलिंग फर्म के तौर पे शुरू हुई थी। हमें फिर पता चला कि रिलेशनशिप काउंसलिंग भी हमें इंक्लूड करना चाहिए उसमें ना। अभी रिसेंटली हम लोग जेनेटिक्स इंक्लूड कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सामने कि ये जेनेटिक्स का रोल क्या है इसमें। दोनों का रेवेन्यू मॉडल बहुत अलग है। नीति शास्त्र का रेवेन्यू मॉडल अलग है, बेलवेदर का रेवेन्यू मॉडल अलग है। तो होप आपको समझा दो क्यों रेवेन्यू मॉडल का ही खेल है। ओके। तो मेरा ये कहना है कि दोनों जो फर्म्स है दोनों अपना अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और उसके बाद में जो आप काउंसलिंग देते हैं उसमें आप करियर काउंसलिंग के साथ साथ रिलेशनशिप काउंसलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप काउंसलिंग भी देते हैं। तो मुझे ना एक आई थिंक ऑडियंस ये समझ पाएगी, क्योंकि ये उनके ही मन का सवाल है जो कि हर किसी के दिल में रहा होगा अभी तक, है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि करियर काउंसलर्स या फिर काउंसलर्स ऐसा क्या करते हैं कि मतलब ऐसा क्या जादू करते हैं कि जिसकी वजह से जो कंफ्यूज्ड पर्सन होता है उसको एकदम सडनली सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और उसके बाद में उसको जो चीज़ करनी है या फिर जिस दिशा में आप लोग गाइड करते हो वो कर जाता है। करियर जो है ना ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लाइफ का। आपके सारे वेंटेज पॉइंट हम समझते हैं। अगर आप क्लाइंट हो तो आपके हर दृष्टिकोण को हम समझते हैं। सबसे पहले तो काउंसलर्स नॉन जजमेंटल होते हैं, हम जज नहीं करते, हम समझते। जो समझता है ना वो जज नहीं करता। तो आपके जेनेटिक्स को समझते हैं, आपके फादर, आपके मदर के एंसेस्टर्स, फादर के एंसेस्टर्स, उनकी पूरी प्रोसेस की जाती है। आपकी फैमिली ट्री पे रिसर्च की जाती है, आपकी आदतों को रिसर्च की जाती है। उसमें आपके बहुत सारे जीन्स पता चलते हैं हमको। कुछ टेस्ट भी थे, DMIT टेस्ट जो शुरुआत में हमने की थी रायसोनी के साथ में कोलैबोरेट करके। लेकिन उसके बाद में हमने मोस्टली करियर को इंटरेस्ट क्यों है। हर कोई कहता है कि इंटरेस्ट है ये फील्ड में इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट क्यों है ये अगर क्लैरिटी मिल गई ना तो वो आपके लाइफ का मोटिव बनता है। एक बार आपके लाइफ का मोटिव क्लियर हो गया तो आपको लाइफ में कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग मोटिव क्लियर करते हैं। तो एक चीज़ तो है कि आपने जैसे अभी बताया कि अगर कोई भी कंफ्यूज पर्सन है तो सबसे पहला जो बेसिक होता है वो ये होता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है। यस एग्जैक्टली। चलो नहीं भी पता हम लोग ढूंढ लेते हैं। ये हमारा काम है कि आपके न्यूरल सिस्टम में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों, किस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, हम अपन थोड़ा फ्रैंक बात करेंगे। आपको किसी चीज़ की क्रेविंग क्यों है? किसी चीज़ की क्रेविंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी चीज़ की क्रेविंग क्यों है, ये क्यों सीखना है, यही क्यों सीखना है। गलती कहाँ पे हो रही है कि हम कॉलेज ढूंढ रहे हैं जबकि हमें गुरु ढूंढना चाहिए। हमें तो गुरु ढूंढना चाहिए कि गुरु हमारे कहाँ पे बैठे हैं। वो किसी पेड़ के पीछे भी बैठे हो ना, पेड़ के नीचे भी बैठे हो, चलेगा। हम लोग कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद पता कर रहे हैं कि हमको गुरु कौन मिला है। इतनी सी गलती हो गई है बस। लेकिन हमको पता है कि हमें क्या सीखना है, हमको किस चीज़ की क्रेविंग है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी डिग्री किसी भी फील्ड में हो ना, क्रेविंग ही आपको आपका करियर बना के देती है। हम वो क्रेविंग ढूंढते हैं बस। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया टू बी अ काउंसलर। तो मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट किस चीज़ में है पर्सन का, देन उसके बाद में आप उस हिसाब से गाइड करते हो, राइट। ओके, तो आ गई होगी बात आई थिंक समझ में आप लोगों को कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस चीज़ में रुचि है ना। बाजू वाली रुचि के इसमें रुचि नहीं लेना, अपनी रुचि में रुचि लेना, ठीक है। ओके, तो मुझे आपसे एक अगला सवाल ये करना था कि मैंने ना आपका एक सेमिनार का वीडियो देखा था जिसमें आपने जेनेटिक्स के ऊपर बात की एंड मुझे भी थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हम लोग ने जब पढ़ा था तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये टॉपिक। तो जो जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, और या फिर कह लीजिए जेनेटिक्स जो टॉपिक है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और वो कितना अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म समझना है।
आपने वाइटामिन्स सुने, वाइटामिन्स जो है ना जो हम खाते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और हमारी बॉडी जिन वाइटामिन्स को समझती है, पहचानती है, वो एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन है। अब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब वाइटामिन, जैसा फॉर एग्जांपल आप पकड़ लीजिए वाइटामिन B12, वैसे भी B12 की प्रॉब्लम हो रहा है ना बहुत लोगों को, तो B12, वाइटामिन B12 जो है इनएक्टिव फॉर्म, साइनोकोबामलिन उसे एक्टिव फॉर्म मतलब मिथिलकोबामलिन इसमें कन्वर्ट करेगा एक एंजाइम। जो कन्वर्टर है उसे कोफैक्टर्स भी कहते हैं, वो जो कन्वर्टर है उसे एंजाइम कहते हैं, वो एंजाइम है। अब इस एंजाइम का नाम है MTRR, रिडक्टेस, वो एक एंजाइम का नाम है। अब देखिए ये एंजाइम का नाम ही जीन का नाम है, MTRR नाम का जीन है। फॉर एग्जांपल वाइटामिन B9, फोलेट, से बहुत लोग फोलिक एसिड से नाम से भी जानते हैं। तो फोलेट तो इनएक्टिव फॉर्म है, उसे हमारी बॉडी नहीं जानती है, हमारी बॉडी पहचानती है मिथिल फोलेट को। तो इसे कन्वर्ट कौन करेगा? बीच का एंजाइम, वो एंजाइम का नाम है MTHFR, मिथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ये एंजाइम का नाम ही जीन का नाम है। तो ये दोनों सेम है? नहीं, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स की जो ग्राफ है ना, उसी से आपकी बॉडी बनी है। चलो जेनेटिक एवोल्यूशन की बात करते हैं। वाइटामिन C जो है ना हमारे बॉडी में बनता था, उसका भी एक एंजाइम था GLA। वो एंजाइम ख़त्म हो गया, बनना बंद हो गया, यानी हम डायरेक्टली वाइटामिन C को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। लेकिन हम जो नॉर्मली जो खाना खा रहे हैं वो अभी भी पैसिव है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है, उसे कन्वर्ट करता है एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो एक्टिव फॉर्म हमारे बॉडी एब्जॉर्ब करती है, समझती है। तो वो समझने के प्रोसेस को जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स इज़ अ प्रोग्रामिंग। वो प्रोग्रामिंग क्या है? DNA सीक्वेंस। अब आप बोलेंगे DNA डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। अब कैसा है, ये जो जीन्स है ना, ये जीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं। अब बहुत लोगों को नहीं पता कि कोविड में जेनेटिक म्यूटेशंस हुए, बहुत ये सडन हार्ट अटैक्स जो हुए ना, उसका संबंध रिलेशनशिप के साथ। बेसिकली जो म्यूटेशंस होती हैं वो तो आई थिंक बर्थ के टाइम में होती हैं, Yes. है ना, हमारी बॉडी में। और आप कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में भी ये चीज़ हुई है। सो किस तरीके से ये चीज़ हुई है? देखिए US गवर्नमेंट के रिसर्च पेपर्स है, लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन भी बोला गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उसके कुछ रिसर्च पेपर्स है, उसमें क्लियर मेंशन है कोविड ने ना हमारे बॉडी में DNA सीक्वेंस को अल्टर किया है। हाँ, डिस्टर्ब किया है, अल्टर किया है। अब क्योंकि अल्टरेशन हो गए, अब वो कैसे हुए ये तो बहुत बड़ी साइंस है। अल्टरेशन जो हुए ना उसमें जैसा अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दो कॉमन अल्टरेशन बताता हूँ। एक है C6770 म्यूटेशन MTHFR का, एक है C1289। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो कॉमन है। इसमें क्या है, अमाइनो एसिड रिप्लेस हो गए। अब वो कैसे हो गए, बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी। वो एक लेक्चर में समझा सकेंगे हम, पॉडकास्ट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये दो एंजाइम जो है ना, क्योंकि इसके DNA के सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया प्रोग्रामिंग में, अब वो सिंटैक्स एरर दे रहे हैं। मतलब जो प्रोग्रामर्स है ना उनको समझेगा सिंटैक्स एरर, वो नहीं समझ पा रही है हमारी बॉडी, तो वो एंजाइम ही बनना बंद हो गया। एंजाइम ही बनना बंद हो गया मतलब कम हो गया। तो थियोरेटिकली 50% बन, अभी इसमें तो दो कोड्स है, एक फादर की तरफ से आता है जीन, एक मदर की तरफ से आता है, है ना। तो इसमें जो लोगों को पहले से ही एक जीन म्यूटेशन था, जो जिसे डर्टी जीन्स भी बोला गया किसी बुक्स में, वो गलत बोला गया, लेकिन ठीक है चलो। तो अगर किसी का एक सिंगल जीन म्यूटेशन था, सिंगल जीन म्यूटेशन इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, उन्हें पता भी नहीं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में, हमारा मतलब उतना स्ट्रेस क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो रिसर्च है हमारे रायपुर में, एम्स है, वहाँ पे जेनेटिक लैब है, उनका रिसर्च है कि 79 to 80% लोग जो है ना
उनकी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। अभी फॉलिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा MTHFR, क्योंकि ये म्यूटेशन हुआ है। सडन हार्ट अटैक्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुए इसी के कारण। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बताता हूँ। एंड हार्ट अटैक्स भी। यस तो यानी कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन हमारे रील्स में या फिर पोस्ट में दिखते रहता है कि लोग खड़े हैं, कहीं मार्केट में है या फिर कहीं ऑफिस में है, और कभी कभी ऐसे भी कुछ वीडियोस देखने को मिले कि लोग शॉपिंग के लिए गए एंड सडनली उनको हार्ट अटैक आया एंड कोलैप्स कर गए वो। तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है? MTHFR जीन म्यूटेशन। कुछ रिसर्च जो है वो वैक्सीनेशन पे इशारा करती है, अभी तक के कंक्लूड किया नहीं है उन्होंने, तो हम नहीं बोल सकते। कोविड ने किया है, कोविड ने किया है। मतलब इसे हम पोस्ट कोविड इफेक्ट कह सकते हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं इसे। जैसे पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी था, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें खराब हुई हैं? इसमें एक जीन या तो दो जीन, MTHFR भी हुआ है, कुछ लोगों का MTRR भी हुआ है, मतलब B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो लोग B12 ले रहे हैं। B9 पे कोई डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब B9 कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। B9 B12 के साथ में SAM बनाता है। अब ये SAM क्या है? SAM एक एंजाइम है। SAM मेंटल क्लैरिटी का एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी में रहता है, बनता है, लेकिन अभी कम बन रहा है, अभी कम बन रहा है। अगर किसी का सिंगल जीन म्यूटेशन हुआ है तो 35% कम हो गया, 50% तो था। और जो सेकंड जीन है, मतलब वो भी बता देता हूँ मैं कि हेटेरोजाइगस यानी सिंगल, होमोजाइगस यानी ड्यूअल, दो अलग अलग जीन म्यूटेशन हुआ है तो उसे कंपाउंड हेटेरोजाइगस भी बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है। आपकी फील्ड में भी ऐसे कुछ है, सिंगर्स है जो कुछ हद तक बीच में काम नहीं कर रहे थे, उनके साथ में यही प्रॉब्लम है। तो अब क्या है कि इसमें विटामिन B9 जो है B12 के साथ में मिलके SAM बनाता है। SAM एंजाइम है, एडिनोसिल मिथियोनिन, ये एंजाइम का नाम है, जो मेंटल क्लैरिटी के लिए काम में आता है। इसलिए कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं ना, कन्फ्यूजन एग्जैक्टली। उसके पीछे का रीज़न ये, अब वो SAM जो है वो होमोसिस्टिन में कन्वर्ट होता है। होमोसिस्टिन अपने हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। होमोसिस्टिन बढ़ने के कारण हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि होमोसिस्टिन बढ़ने से क्लॉट्स होते हैं बॉडी में। शोल्डर फ्रीज हो रहे हैं, कुछ लोगों के स्पाइन में क्लॉट्स हो रहे हैं, कुछ लोगों के स्केटिया, कुछ लोगों के इवन ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं। ये सब होमोसिस्टिन बढ़ने के कारण है। अब होमोसिस्टिन को विटामिन B6 कन्वर्ट करता है दो चीज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉरिन और ग्लूटाथियोन। अब ये टॉरिन आपने कहाँ पे सुना होगा, मैं बताता हूँ आपको। आपने रेड बुल पिया है कभी? उसमें लिखा हुआ है एडेड टॉरिन। टॉरिन आपको एनर्जी देता है। तो एनर्जी बीच में ना श्रेयस तरपदे जो अपने मराठी एक्टर है, उन्होंने कहा भी था कि थोड़ा हेल्थ कम हो गया है, थोड़ा फटीग हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न है टॉरिन भी कम बन रहा है, क्योंकि विटामिन B9 कम बन रहा है। विटामिन B9 ये सब चीज़ें बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन इज प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द बॉडी, डिटॉक्स करती है बॉडी को, तो ग्लूटाथियोन भी कम बन रहा है। अब डिटॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना चाहिए। तो मुझे दो तीन चीज़ें अभी कंफ्यूज कर रही हैं एक्चुअली। बोलिए। हाँ, है ना। पहली चीज़ ये कि एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी में पहले से रहता है। यस। एंड आफ्टर कोविड वो जो है सो कॉल्ड एंजाइम जो है वो हट गया है हमारी बॉडी से, कम हो गया या फिर बन नहीं रहा है, कम हो गया, है ना। एंड डिटॉक्स भी जो है जो लोग करवाते हैं, है ना, तो डिटॉक्स भी हमारी बॉडी खुद करते रहती है। यस। या फिर खुद वो फंक्शन था हमारे बॉडी। अच्छा, टॉरिन का और एक फंक्शन बताता हूँ मैं आपको। टॉरिन अगर आपके बॉडी में प्रॉपरली बन रहा होता ना, तो आपको 11 साढ़े 11 बजे नींद आना ही चाहिए थी। अगर आप प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो, आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो आपको 11 बजे नींद आ जानी चाहिए थी। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या, 2-2 बजे तक लोगों को नींद नहीं आती। ये टॉरिन डेफिशिएंसी है। ग्लूटाथियोन जो लोग डिटॉक्स नहीं कर पा रहे, फिर लोग अलग अलग चीज़ों में डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ स्मोक करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल ले लेते हैं, डिटॉक्स नहीं कर पा रही है बॉडी। ये तो एक पार्ट हो गया। ये विटामिन B12 और B9 की बात हो गई, और B6 की। अब B6 का और इम्पॉर्टेंट
फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसे सुपर फूड डिक्लेयर किया अभी रिसेंटली लास्ट मंथ, B6, विटामिन B6। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका भी एक्टिव मतलब पैसिव, इनएक्टिव और एक्टिव। एक्टिव यानी P5P बोलते हैं उसे। तो B12 की भी 4 टाइप्स है, लोगों को पता नहीं। हाइड्रोक्साकोबामालिन है, अडिनोसिल है, उसके बाद में मिथिल है। मिथिल हम लोग डायरेक्टली मिथिल ले रहे हैं, मतलब एक्टिव फॉर्म ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में मिथिलेशन नहीं हो रहा है। मिथिलेशन कम हो गया। मिथिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। B6 जो है ना, उससे इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिला है अभी जो पता चला है, हमारे बॉडी में B9 के साथ में B6 मिलके सेरोटोनिन बनाता है, जिसे बोलते हैं फील गुड हार्मोन। जस्ट लाइक डोपामिन। डोपामिन भी बनाता है, तीन हार्मोन बनाता है, एक सेरोटोनिन, एक डोपामिन और एक है गैबा। गैबा पे हम आएंगे, गैबा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बताओ आएंगे उस पर। सेरोटोनिन इज फील गुड हार्मोन। आप हैप्पी फील कर दो, कुछ भी हो जाए आप हैप्पी फील करो, ठीक है। मोबाइल टूट गया आपका, फ़ोन टूट गया, रिलैक्स, है ना? चलो अरे इतना नुकसान हो गया, रिलैक्स, ये सेरोटोनिन है। डोपामिन फील गुड हार्मोन इतना कह के नहीं चलेगा। डोपामिन इज़ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। अब डोपामिन भी बनना कम हो गया है बॉडी में। तो रील्स आप ना, गोवा के रील्स, है ना, मलेशिया के रील्स, तो ये क्यों है? हमें फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कि हाँ कुछ तो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आजकल जो एक सभी को जनरल प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बोल सकते हैं कि नींद नहीं आ रही है, तो पहला रीज़न जो है, मैं आई थिंक लोग ये कनेक्ट कर पाएंगे कि रील्स देखते हैं, है ना, या फिर सोशल मीडिया पे है। तो उसके साथ साथ में ये चीज़ जो है ना, मतलब इंसान जब लेटा हुआ है, सो रहा है, तो उस टाइम में फ़ोन यूज़ करते हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हैं, और साथ ही साथ उनको नींद भी नहीं आ रही है। यस, वेरी करेक्ट। तो ये जो चीज़ है, ये कितनी हार्मफुल है? बहुत। उसमें उनकी गलती नहीं है, किसी को जज मत करो, उन्हें खुद नहीं पता नींद क्यों नहीं लग रही, वो भी बताता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि वो मतलब जो कपल्स होंगे उनको तो ये लग रहा होगा कि हमें प्यार में नींद नहीं आ रही है ना? तो इसके पीछे का मतलब रीज़न प्यार नहीं है, कुछ और है। बताता हूँ। हाँ, टॉरिन डेफिशिएंसी जो है ना, टॉरिन जो है ना आपका सर्काडियन रिदम ठीक करता है। सर्काडियन रिदम यानी सुबह आप देखिए गांव में चले जाइए, वहाँ पे बढ़िया मस्त दूध फ्रेश वाला, क्योंकि उसमें B6 है, तो आपके बॉडी में टॉरिन बनेगा, तो आपको सुबह जल्दी नींद आ जाती है, नींद खुल जाती है सुबह सुबह गाँव में, और रात में आप जल्दी सो जाते हैं। आपका सर्काडियन रिदम जो है ना वो परफेक्ट रहता है गाँव में, क्योंकि वहाँ पे दूध फ्रेश मिलता है, प्योर। ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने खुद भी मतलब अपने गांव में देखा है, ऑब्जर्व किया है। सो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि इवन अभी भी होता है कि 7-8 बजे के आसपास खाना बन जाता है। yes. और लोग खा पी के आई थिंक 8 साढ़े 8 तक के चले जाते हैं सोने के लिए। एंड मॉर्निंग में अब कैसा होता है कि गांव का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा ओपन रहता है ना, वहाँ पे एकदम आप पैक रूम में नहीं रहते हो, तो खुला वातावरण रहता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पे जैसे ही सुबह होती है ना, अपने आप नींद खुल जाती है। एग्जैक्टली। और ये चीज़ सिटी में होती ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सिटी में आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन B6 नहीं मिल रहा है। ओके। शायद मिल्क नहीं मिल रहा है, प्योर मिल्क में होता है। तो मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जो हम पैकेट या फिर डेयरी के जो मिल्क फ्रेश नहीं है ना, फ्रेश नहीं। अच्छा, फ्रेश कहाँ है? मैं कह रहा हूँ फ्रेश, क्योंकि डिटॉक्स भी तो करना है ना। विटामिन B6 तो ग्लूटाथियोन भी बनाता है, डिटॉक्स होती है। आप गांव में जाइए ना, आप डिटॉक्स होके आओगे वापस, स्ट्रेस कम हो जाता है। ये रीज़न है क्या कि लोग जब गांव में जाते हैं तो फ्रेश फील करते हैं आने के बाद? एग्जैक्टली, एक पूरा डिटॉक्स होके आ रहे हैं वापस, उनको पता ही नहीं कैसे हुआ, पता ही नहीं, यही रीज़न। और एक न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन, डोपामिन और गैबा। गैबा जो है ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। न्यूरोट्रांसमीटर एक सिग्नल होता है, ब्रेन को सिग्नल देते हैं। गैबा जो है ये ऐसा सिग्नल है जो हमको रिलैक्स करता है, वो रिलैक्सेंट है, नेचुरल रिलैक्सेंट। तो होता क्या है, गैबा और ग्लूटामेट ये तराजू है, अगर कुछ बढ़ गया तो ये कम होना चाहिए, ये बढ़ गया ये कम होना चाहिए। आप रात में, ये कोविड के बाद की बात
बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे MTHFR जीन म्यूटेशन हुआ है उसके बाद, उसके पहले अगर कोई लोग होंगे तो उनके पास उन्हें एक्चुअल में जेनेटिकली हुआ होगा प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन कोविड का जो टॉपिक है उसके बाद में जो हुआ है वो इसके कारण है। तो अब इसमें क्या हुआ है, ग्लूटामेट भी हाई है, GABA भी हाई है कुछ लोगों का, उसे ओवर मिथिलेशन बोलते हैं। और दोनों हाई है तो क्या होता है? पूरा आपका बैलेंस बिगड़ गया बॉडी का। अगर दोनों हाई है ना, ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, आपको एक्साइट करता है ग्लूटामेट। GABA आपको रिलैक्स करता है। तो आपको रात में ना 8 से 11 बजे तक आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाना चाहिए था नेचुरली। आपको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी 8 से 11 बजे के बीच में? क्योंकि 8 बजे वैसे भी कॉर्टिसोल बनना बंद होता है। कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन। तो 8 से 11 बजे तक आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है ना नेचुरली, आपकी गलती नहीं है। तो अब ग्लूटामेट क्या है, आपको जगा के रखता है, आपको एक्साइट मोड में रखता है। ग्लूटामेट बेसिकली ये वो चीज़ है जो जगा के रखती है। यस। ग्लूटन जो है ना, ग्लूटन, इसीलिए बहुत लोगों को ग्लूटन की एलर्जी है, क्योंकि ग्लूटामेट बढ़ गया है। MTHFR जीन म्यूटेशन जिनके हुए ना, ये बहुत लोगों के हुए, ग्लूटामेट बढ़ गया है, GABA कम हो गया, रिलैक्स ही नहीं हो पा रही है बॉडी। कुछ लोगों के दोनों भी कम है, कुछ लोगों के दोनों ज़्यादा है, कुछ लोगों की ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा है, GABA कम है। ये तादाद ज़्यादा है, ग्लूटामेट बहुत, GABA कम, रिलैक्स नहीं हो रही है बॉडी। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अभी एक बहुत सीक्रेट है, अल्कोहल मिमिक्स GABA। अल्कोहल मिमिक्स GABA। बहुत लोगों को नींद नहीं लगती, इसलिए 8 बजे अल्कोहल की नीड फील क्रेविंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको रिलैक्स होना है, ब्रेन क्रेव कर रहा है रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि ग्लूटामेट बढ़ गया है, GABA नहीं है। तो हम आर्टिफिशियली GABA को कैसे एक्टिवेट करेंगे? अल्कोहल, जबकि वो गलत है, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन भी नहीं बन रहा है, बॉडी तो डिटॉक्स भी नहीं हो रही है। तो एग्जैक्टली अल्कोहल से ये काम होता है क्या बॉडी में? प्रिटेंड तो होता है, प्रिटेंड मिमिक होता है, एक्चुअल में नहीं होता, आपको लग रहा है। आप मतलब कि वो चीज़ आपको फील हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ हो ही नहीं रही है। आपको लग रहा है कि आप रिलैक्स, हाँ, ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन थका हुआ है, ब्रेन प्रोसेस में ही है, वो होता है ना बैकग्राउंड प्रोसेस, वो चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप रिलैक्स हो नहीं। तो ये ग्लूटामेट और GABA बहुत, ये माइग्रेन बढ़ गया है, यही है ना, ग्लूटामेट ज़्यादा हो गया मतलब आपकी बॉडी स्टिफ हो रही है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पे कि जैसे दोनों पैरेलल या फिर ऊपर है, बढ़ गया है या फिर कम हो गया, तो इसके पीछे का रीज़न? MTHFR जीन म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन। एंड अगर उसके बाद में अगर किसी को सजेस्ट या फिर एडवाइस करना हो कि लाइक उसके लिए क्या प्रिकॉशन या फिर सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। देखिए, फ्रैंकली आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर MTHFR विटामिन B9 मतलब फोलेट को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये कम हो गया है, तो आपको ना सिर्फ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9 का सप्लीमेंट लेना है। वो भी सप्लीमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट को आप ना एक नॉर्मल वर्ड टॉपअप समझ लीजिए, जितना चाहिए उतना ही, जितना कम है उतना ही। वो ट्रायल एंड एरर पे समझेगा आपको कि कितना लग रहा है। ये वो वाला सप्लीमेंट नहीं है जो जिम में लिया जाता है? यस, जिम में लिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये चीज़ उसमें भी होती है। हाँ, मिथिलेशन ही है जो प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप प्रोटीन ले रहे हो, लेकिन आपके बॉडी में 3 ये मिथिलेटर्स नहीं है, विटामिन B9 नहीं है, विटामिन B12 नहीं है और विटामिन B6 नहीं है, तो प्रोटीन भी तो सिंथेसिस नहीं होगा ना, वो भी तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर वो नहीं हो रहा है, उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बताता हूँ मैं आपको कि अगर अगर आप जिम में जा रहे हो ना और विटामिन B9 नहीं है, तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्रैम्प्स आएंगे, जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। हेयर फॉल भी शुरू हो जाएगा? यस यस यस। मिथिलेशन आपकी बॉडी का सेल को रिपेयर करता है। हेयर्स, फॉलिकल्स आर सेल्स ना, तो
इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझना कि जो जितना कम है उतना ही टॉपअप लो, ये इंटरनेशनल रिसर्च में गलत है। हाँ, मैं क्लियर बोलता हूँ कि ये क्या हो गया है, इसमें हमारा इंडियन रिसर्च बेटर है, क्योंकि इंडियन रिसर्च क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंट। कोविड के भी वेरिएंट थे, देखिए इसके साथ में भी कुछ लिंक होगा। देयर आर 2 वेरिएंट्स 677C और एक 1289 MTHFR में। ये दोनों अलग अलग चीज़ से, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9 मतलब मीथिल फोलेट, उससे आप ठीक कर सकते हैं। और दूसरा जो है ना, ये फॉलिनिक एसिड से ठीक होता है। फॉलिनिक एसिड मैं इसमें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, बस एक रिसर्च पेपर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। इसीलिए यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नागपुर के एम्स में जेनेटिक की लैब बन रही है। वी आर लकी, वी आर वेरी मच लकी, क्योंकि बहुत लोगों को पहले से भी माइग्रेन के प्रॉब्लम थे, कुछ लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स थे, सडन हार्ट अटैक्स उसी के कारण। सडन हार्ट अटैक्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल कुड बी अ रीज़न, क्लॉट्स के कारण होता है। और MTHFR जीन म्यूटेशन में क्लॉट्स होते हैं, उसे कहा गया है थ्रोम्बोसिस। इसलिए ना नीडलिंग भी होता है, नीडल से भी कुछ लोगों को स्पाज्म ठीक होता है, टेम्पररी है, होता है, वो क्लॉट्स को डिसॉल्व करने की कोशिश है, वो होता है, लेकिन टेम्पररी है। रूट प्रॉब्लम इज MTHFR जीन म्यूटेशन। तो वो आप मिथिल फोलेट या फॉलिनिक एक अच्छे डॉक्टर को मिलिए, आप उन्हें आप बताइए कि मुझे थोड़ा बॉडी में पेन है, स्पाज्म है, स्पाइन में स्पाज्म है, आँखों में प्रॉब्लम है, होमोसिस्टिन बढ़ने से आँखों में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं लोगों को। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो आप डॉक्टर को मिलिए, उनको कहिए कि सर मुझे MTHFR भी, आप खुद भी रिसर्च कर लीजिए। मेरे दिमाग में एक सवाल आया अभी कि ये जो एंजाइम है, ये अगर सपोज करिए कोई पर्सन है, उसके बॉडी में उसको कुछ ऑड फील हो रहा है, डिफरेंट फील हो रहा है, एंड उसको कंफर्ट नहीं लग रहा है उस चीज़ से, तो अगर उसे वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है एंड उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद या फिर कहीं से उसको अगर पहले से पता होगा, तो अगर उसे पता करना है कि वाकई में इस एंजाइम की वजह से ये चीज़ हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए या फिर कहाँ जाना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, लेकिन उसे समझना पड़ेगा पहले कि उसके साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है, साल भर तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, क्योंकि सैम कम हो गया ना। सैम एक मेंटल क्लैरिटी के लिए एक एंजाइम है, वो कम हो गया तो आपको समझ में ही नहीं आता है, आप थोड़ा भ्रम में रहते हो। तो बहुत लोगों को क्या होता है, डिमेंशिया भी हो रहा है, भूल जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको अगर बेसिक बताता हूँ कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। रोम्बोइड मसल्स है ना, हमारे स्कैपुला होता है बैक में, वो मसल्स में क्लॉट्स होना शुरू होता है। मसल्स में क्लॉट? हाँ, मसल टेंशन। अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्मोक की क्रेविंग हो रही हो तो आपका यस, ये तो सिम्टम है। स्मोक क्यों कर रहे हैं ना, आपको तो रिलैक्स करना है, बॉडी को रिलैक्स क्यों नहीं हो रही है, ये रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न है। और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है कुछ, देयर हैज़ टू बी सम लिमिट के बाहर हो रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ लोग होते तो आज अच्छे लेवल पे होते। ओके, सो अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि ये जो डेफिशिएंसी बोले या फिर ये जो कमी, जेनेटिक डेफिशिएंसी, तो इसकी वजह से जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं कुछ लोगों के बॉडी में, तो ये कितना हार्मफुल है एंड इससे लोगों को डरने की ज़रूरत है क्या? बहुत ज़्यादा लाइफ एंड डेथ का सवाल है। कितना हार्मफुल है? यस, सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सडन हार्ट अटैक्स आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप हॉस्पिटल में भी नहीं जा पा रहे हैं ना, चांस ही नहीं मिल रहा है। कैंसर का इसके साथ में संबंध है, बताता हूँ। इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कम हो रहा है, तो इनएक्टिव फॉर्म भी तो बढ़ रहा है ना बॉडी में, उसे अनमेटाबोलाइज B9 बोला गया है, मतलब फॉलिक एसिड, अनमेटाबोलाइज विटामिन। इसका बढ़ना ही कैंसर क्रिएट करता है। मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, क्योंकि रिसर्च पेपर पढ़े हैं तो मैं वो रिसर्च पेपर क्या कह रहे हैं
वो बता सकता हूँ। तो रिसर्च पेपर कहते हैं कि अनमेटाबोलिक फॉलिक एसिड कैंसर क्रिएट करता है, तो कैंसर भी बढ़ेंगे, हार्ट अटैक्स बढ़ेंगे। हार्ट अटैक्स पे मुझे एक चीज़ पूछनी थी जो शायद मिस आउट कर गए हम, कि जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं इनके पीछे भी क्या जेनेटिक्स का कुछ मेजर इशू है? एग्जैक्टली, होमोसिस्टिन बढ़ रहा है, होमोसिस्टिन बढ़ेगा तो आपके बॉडी में क्लॉट्स होंगे, आर्टरी में क्लॉट्स हो गया तो हार्ट अटैक होगा। कुछ लोगों के ब्रेन में क्लॉट्स होते हैं तो उन्हें ब्रेन हैमरेज होता है। अगर आपको पहचानना है किसी को, तो जिनके फेस ना थोड़े रेडिश टिंट हो रहे हैं ना, समझ जाना बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही, समझ जाना क्लॉट्स बनना शुरू हो गए। क्लॉट्स या तो वो ब्रेन में जा सकते हैं, या तो हार्ट में जा सकते हैं, या तो आपके बाकी के कुछ लोगों के पैरों के मसल्स वीक हो रहे हैं, कुछ लोगों के बैक में स्पाज्म हो रहा है, आँखों में ये मैंने बहुत कॉमन देखा है, इवन ये चीज़ मेरे दोस्तों ने भी फील करी कि लास्ट 1-2 ईयर में क्या हुआ है ना, कि बहुत सारे लोगों को बैक पेन का इशू है एंड बहुत ज़्यादा। तो इसके पीछे है क्या, मतलब इसके पीछे भी जो कोविड के जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये चीज़ है, या फिर जेनेटिक्स आप समझते हैं कि मतलब जेनेटिक्स का कुछ रीज़न है? वन ऑफ द रीज़न है। यस, क्या है, स्पाइन है, स्पाइन के को मोबिलाइज करने के लिए मसल्स है, मसल स्टीफ हो गया ना तो स्पाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बीच में नर्व्स है, वो नर्व पिंच हो जाते हैं, नर्व्स पिंच हो गए तो आपको पेन होता है, सिंपल। इसलिए कुछ लोगों को सर्वाइकल, कुछ लोगों को माइग्रेन, कुछ लोगों को थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, कुछ लोगों को लोअर बैक पेन, लंबर, कुछ लोगों को स्केटिया, सबके अपने अपने अलग अलग नाम हैं, प्रॉब्लम एक ही, नाम अलग अलग है। तो सॉल्यूशन क्या है सर? एक्टिव, देखिए सॉल्यूशन मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि आप पढ़िए। सॉल्यूशन जो है अब तक तो इंटरनेशनल रिसर्च के हिसाब से एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9, मिथिल फोलेट, B12 भी लेना है आपको, हाइड्रोक्सो लीजिए, कोई भी किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, क्योंकि मोस्टली वेजिटेरियंस को ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि B12 नॉनवेज में मिलता है। एक फॉलिनिक एसिड है, कुछ रेयर जेनेटिक म्यूटेशंस है MTHFR में, उन्हें फॉलिनिक एसिड से ठीक किया जा सकता है। कुछ नहीं, वो टॉपअप है, कभी वंस इन अ मंथ, शायद किसी को डेली लग रहा है। US में तो डेली ले रहे हैं लोग, US में, हाँ उनका रिसर्च हमसे आगे था, 2-3 साल तो आगे। तो वो लोग 2-3 साल पहले से ही वो लोग रेगुलरली रोज़ सुबह उठ के, जैसा वो थायराइड भी इसमें आता है, थायराइड के बहुत सारे रीजंस है लेकिन इसमें भी आता है, तो जैसे सुबह उठ के एक थायराइड की मेडिसिन लेते हैं ना, वो तो एक आर्टिफिशियल हार्मोन है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक सप्लीमेंट लेना है, सप्लीमेंट थोड़ा कम हो गया तो ले लो थोड़ा सा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप एम्स में जाइए या फिर आप अच्छे किसी डॉक्टर को मिलिए, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे। आपको पहचानना कैसा है, आपको अगर बैक पेन शुरू हो गया, हिप जॉइंट में थोड़ा पेन होना शुरू हो गया, शोल्डर में, बैक में, आँखों में थोड़ा ब्लर होना शुरू हो गया, तो ये यहाँ से बेसिक सिम्टम शुरू हो गए आपके। कन्फ्यूजन है, नाम भूल जाते हैं कुछ लोग, रोड भूल जाते हैं, डिमेंशिया, वो तो बहुत फ़नी है टॉपिक, वो जाने दीजिए, वो बहुत फ़नी टॉपिक है कि लोग ऐसे, अरे आप कब आए, अरे हम तो बात कर रहे थे। या फिर ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर पहले नाम बताया और नाम भूल गए। हाँ वो तो बेसिक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप खड़े हैं, अब हम बात कर रहे हैं ना, तो अरे आप कब आए, अरे हम तो बात कर रहे थे, हाँ क्या, मैं आई एम सॉरी मैं भूल गया। ये भी है, ये देखा है मैंने लाइव, ये डिमेंशिया है, ये डिमेंशिया है इसका। और फिर स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत लोगों को ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मस्कुलर प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ब्रेन में प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, बहुत है डिफरेंट। जो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे थोड़ा सा अगर बात करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि हर सिचुएशन में या फिर हर जगह पे बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद होके आगे आते हैं, या फिर हर जगह पे खुद चाहते हैं कि उनको अटेंशन दी जाए, या फिर जिन्हें हम आज की डेट में अटेंशन सीकर्स कह सकते हैं। अच्छा, आपने अपने फील्ड में देखा होगा ना ऐसा? बहुत होता है कि मतलब आपको ज्ञानी लोग बहुत मिलेंगे, है ना, तो उस टाइप से भी आप समझ सकते हैं सर कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें एक पर्सन आपको दिखेगा ऐसा कि वो आएगा और वो अलग से 10 चीज़ें बताएगा कि नहीं आप ऐसे नहीं करो इसको, आप ऐसे ऐसे करो, है ना, आपका तरीका सही नहीं है, मैं जो 10 तरीके बता रहा हूँ वो सही है ना। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं जो आगे आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अटेंशन पाने के लिए ये चीज़ करते हैं। तो ये भी जो चीज़ है ये भी किसी तरह की डेफिशिएंसी है। मैं इसमें एक ऐड करूँ, थोड़ा ड्रामेटिक रहते हैं क्या ऐसे लोग? नहीं, आपको आपका जो सवाल है उसमें इस जिस टाइप के लोग आप पूछ रहे हैं, क्या वो लोग ड्रामेटिक भी है थोड़ा? हाँ बिल्कुल, तो वो कहीं से मौका छोड़ते ही नहीं है। हाँ, तो मैं समझ गया, उसे कहते हैं हिस्ट्रायोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन ही नहीं है वर्ल्ड में, नहीं है सोल्यूशन। तो जो लोगों को लग रहा है ना आज कि हमें बहुत अटेंशन मिल रहा है, अटेंशन की क्रेविंग है, जहाँ देखो वहाँ अटेंशन अटेंशन, यहाँ पे अटेंशन, वहाँ पे कैमरा दिखा तो अटेंशन, है ना, होता है ना, बहुत होता है। तो और थोड़ा ड्रामेटिक भी होता है। आप शादियों में देख लीजिए, आप तो एंकर है, आप तो बहुत है ना सुपीरियर। हाँ, तो आपने देखा होगा विदाई में अभी रो रहे थे अभी हंस रहे, अरे, और बहुत अटेंशन। जैसे ही कैमरा आया एग्जैक्ट रोना बंद और उसके बाद में पोज देना शुरू। हाँ, हिस्ट्रायोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज की डेट में लोग नेचुरल कम है और फेक ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और एक इसी पे बस एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनकी वजह से उनके आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक साइकेट्री में कहीं पढ़ा था कि जो पेशेंट आते हैं ना उनके पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में, वो एक्चुअल पेशेंट नहीं होते, वो विक्टिम होते किसी पेशेंट के। आर यू गेटिंग सम? इस तरीके जो अटेंशन सीकर्स टाइप के लोग होते हैं ना, जो डिफेम भी करते हैं लोगों को, खुद को अटेंशन, मैं गॉसिप क्वीन हूँ ना, डिफेम करते पीठ पीछे, सामने में कुछ नहीं बोलेंगे, सामने में तो आपके साथ में बहुत अच्छा रहेगा, पीछे में आपको डिफेम करेगा। अटेंशन सीक, ड्रामेटिक, कुछ लोगों को ड्रामा क्वीन भी बोलते हैं ऐसे लोग, वो बहुत बड़ा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उनके कारण कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वो विक्टिम के तौर पे साइकेट्रिस्ट के पास में। चलो हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है नहीं, लेकिन यूएस में तो है कि चलो छोटा मोटा कुछ भी स्ट्रेस आ गया साइकेट्रिस्ट के पास में जाके दिखाते हैं। तो साइकेट्री में ऐसा बोला गया है कि जो हमारे पास में पेशेंट आते हैं वो पेशेंट है ही नहीं, वो तो विक्टिम है किसी पेशेंट के। तो पेशेंट कौन हुआ? वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो सोर्स है, जो सोर्स है, जो सोर्स है। उनके विक्टिम बेचारे, उनको लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सोर्स को है, और वो सॉल्वेबल नहीं है। अब पढ़ लीजिए, हिस्ट्रायोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर सॉल्वेबल नहीं है, प्रॉब्लम उनको है। अगली बार अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा है जो आपको डोमिनेट कर रहा है, आप उसी फील्ड में ना, हाँ बेसिकली ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई डोमिनेट कर रहा है आपको, तो आपको डीग्लैम करने की कोशिश कर रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये ध्यान में लाना है, आपको ना स्माइल करना है अंदर से, प्रॉब्लम तो तुझ में है, तुझे होने वाली है, मुझे नहीं करना है। अगर आपने उसे मन में लगा लिया तो आपको होगा। अगर ये जब से आप ये जो अगर आपको समझ गया ना, तो आपको ये समझना है प्रॉब्लम उसको होने वाला है। तो ऐसे लोगों को बेसिकली इग्नोर करना चाहिए, राइट? ग्लूटामेट बहुत बन रहा है बॉडी में, ऐसे लोगों को ग्लूटेन से भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मेरा कि जेनेटिक्स के बेस पे अगर देखा जाए, क्योंकि ये जनरेशनल है ना, बहुत पहले से चलती हुई चीज़ें, मतलब जीन्स जो होते हैं बहुत पहले से हमारे जो एंसेस्टर होते हैं उनके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, देन उसके बाद हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं एंड हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो जो जीन्स होते हैं ये मेंटली और फिज़िकली दोनों स्ट्रेंथ पे बराबर काम करते हैं। यस। और अगर सपोज़ करिए कि हमसे पहले की कोई जनरेशन में किसी को मेडिकल इशू रहा होगा, या फिर ऑन द अपोजिट बहुत ज़्यादा स्मार्ट कोई पर्सन रहा होगा थर्ड या फोर्थ जनरेशन पहले, तो वो चीज़ ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो प्रेजेंट डेट में
जो भी पर्सन है उनके सक्सेसर्स है। उनके अंदर वो क्वालिटीज़ या डेफिशिएंसी यही तो करियर काउंसलिंग है ना, यही तो हमारी टेक्निक है। इसलिए तो हम पूछते हैं, मैंने क्रैक कर दिया। इसलिए तो हम पूछते हैं कि आपके दादाजी क्या करते थे, उनकी हॉबीज़ क्या थी। यही टेक्निक है, ये बेस्ट टेक्निक है। तो हाँ, देखिए कैसा है, आप अपने आप को जब जब अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करेंगे, बीइंग अ करियर काउंसलर मुझे हर फील्ड का नॉलेज रखना पड़ता है। तो जब जब आप अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको ना एक अजीब सी यू रिलेट योर सेल्फ विद दैट फील्ड, और फिर पता नहीं आपको अपने आप थोड़ा अपनापन लगने लगेगा उस फील्ड के साथ में। वो इमोशन को हमको समझना है, हमको जज नहीं करना है। तो आपको पता चलेगा कि अगर आप एक बहुत अच्छा एंकर है, सक्सेसफुल एंकर है आप, तो आपके जेनेटिक्स में कोई तो ऐसा होगा जो लेक्चर देता होगा कभी, या कभी कभार ना मल्टीटास्किंग कर, मतलब एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें होगा कि 1 to many कम्युनिकेशन बहुत ईजिली कर पाते होंगे, है ना। स्टेज डेयरिंग होगा, तो ऐसा कहीं ना कहीं तो होगा, इसलिए आप में है। तो सर मुझे ना ये पूछना था कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके भी डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं क्या? क्योंकि वो लोग कैसा, या फिर आप एंटरप्रेन्योर्स को ले लीजिए या फिर कोई भी पर्सन जो स्टार्टअप कर रहा है ना, तो उनकी विजन जो होती है वो डिफरेंट होती है। बट ऐसा बहुत कम देखा जाता है, या फिर ऐसा बहुत कम ऑफिसेज में पाया गया है कि जो बॉस हो या फिर जो अपर लेवल के लोग होते हैं उनका बिहेवियर सेम रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है एंड एट ए टाइम काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। साथ ही साथ मेरा आपसे यही पूछना रहेगा कि एनवायरनमेंट जो है ना, आसपास का माहौल, वर्क प्रेशर, ये एंटरप्रेन्योर्स को कितना इफेक्ट करता है और उनके बिहेवियर्स में क्या चेंजेस लाता है? बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ट्रेड्स के नाम, मतलब ईगल पर्सनैलिटी है, पिकॉक पर्सनैलिटी है, डव है, बहुत सारे। इसे मैं एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से समझाता हूँ आपको, समझ गया तो मज़ा आ जाएगा। मैंने 4 तरह के एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं मेरे लाइफ में, 4 तरह। एक टाइप है जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है, जो डायरेक्टली वर्टिकल उड़ने के लिए दिखता है। उसे धीरे धीरे नहीं उड़ना है, उसे वर्टिकल उड़ना है। उड़ते समय आवाज़ बहुत करेगा, हवा बहुत करेगा, हवा माहौल बहुत आवाज़ करेगा, हवा करेगा। मोस्टली 4 पार्टनर्स, एक हेलीकॉप्टर में 4 लोग, 4 पार्टनर्स मिलके उड़ने की देख रहे हैं, डायरेक्टली वर्टिकल, बड़ी बड़ी सोच, बड़ी बड़ी बातें, है ना। लिमिटेड ग्रोथ, इनकी उड़ान लिमिटेड होती है। उड़ते समय धूल भी झोंकेंगे लोगों की आंखों में, रिलेट करना, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप है कमर्शियल प्लेन्स होते हैं ना, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये अपने साथ में पैसेंजर्स को भी कैरी कर रहे हैं। मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर जो अपने एम्प्लॉय के बारे में भी सोच रहे हैं। वो ज़्यादातर अपना समय रनवे पे बिताते हैं, प्रॉपर स्पीड पकड़ने के बाद ही वो टेक ऑफ करते हैं। उनको पता है कि नहीं, ये समय टेक ऑफ करने का नहीं है, हमें और स्पीड चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, और फिर सही समय पे ही टेक ऑफ करेंगे, और सही समय पे आके रिलैक्स भी होंगे, रुकेंगे, अपने पैसेंजर्स को उतारेंगे हॉस्पिटैलिटी से, फिर वही पैसेंजर उन पे भरोसा करके फिर बैठेंगे, फिर नेक्स्ट जर्नी में जाएंगे। तो इनके एम्प्लॉयज़ भी इनके साथ में जुड़े रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ या जो उनके कॉरपोरेट रिलेशंस है वो मेंटेन रहते हैं। कमर्शियल वैल्यू बहुत अच्छी है इनकी, इसलिए इनको कमर्शियल फ्लाइट कहते हैं। रिलेट करना, इस टाइप के भी एंटरप्रेन्योर्स है। एक टाइप है, ये तो बड़ा यूनिक टाइप है, बहुत यूनिक टाइप, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत ज़्यादा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। रिलेट करना, स्पेस शटल है ना, यस, स्पेस शटल भी वर्टिकल ही जाने के लिए कोशिश करता है, एग्जैक्टली, है ना। उसी तरीके से डिज़ाइंड होता है, जेनेटिकली ऐसा ही डिज़ाइंड है। उसके साथ में बूस्टर्स है। अब वो बूस्टर्स को ना, उसके 4 दोस्त, वेलविशर्स, एक हाइट पे आने के बाद उसे लगता है कि अब ये बूस्टर्स मेरे लिए बोझ है, बूस्टर्स को छोड़ देगा, वो आगे बढ़ेगा। छोड़ देगा या ड्रॉप करना पड़ जाता है? नहीं, देखिए, वो उसकी सोच है। अब वो उसे पता कि वो ड्रॉप करना चाह रहा है। उसके ऐसा भी होता होगा ना कि सारा रेवेन्यू मैं ही अकेला ले लूँ, उसकी सोच है। लेकिन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
वी आर ऑब्जर्वर्स, हम जज नहीं करते, वी आर जस्ट ऑब्जर्वर्स कि वो तो बूस्टर तो छूट गए, अब वो कैसे छूटे हमें नहीं पता, क्यों छूटे हमें नहीं पता, लेकिन छूटे। और उड़ते समय ना, टेक ऑफ करते समय बेस स्टेशन भी जला दिया, मतलब रिलेट करना, वो जलाने का काम भी कर रहा है। अब वो उड़ा, एक वक्त पे उसका फ्यूल ख़त्म हो गया और वो किसी और के ऑर्बिट में घूम रहा है। मतलब उसके वेल विशर्स ने उसे समझाया था, कोई बड़े पॉलिटिशियन उसका यूज़ कर लेंगे, कोई बड़े उससे भी बड़े शार्क्स उसका गॉडफादर्स यूज़ कर लेंगे, उसे लग रहा है कि वो उड़ रहा है, नहीं, वो किसी और के ऑर्बिट में ट्रैप में फंस गया, उसके वेल विशर्स को पीछे छोड़ गया। जिनके पास वापस नहीं आ सकता। नहीं ना, अब कहाँ, नहीं, पॉसिबल नहीं। तो ऐसे मैंने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं। और चौथा जो मेरा फेवरेट है वो श्री रतन टाटा जी है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपने फाइटर जेट उड़ते हुए देखा है? सैल्यूट करते हैं ना सब लोग, देश के लिए उड़ता है, 80% रिसर्च करता है, उनका जो कॉम्बैट है या उनका जो टास्क है वो अचानक दिखता है, उसके पीछे का रिसर्च किसी को नहीं दिखता। वो अचानक कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर अचानक ऊपर कैसे आया, किसी को पता नहीं, अचानक आ गया। हम लोग सवाल पूछते रहते, अरे ये पर्सन बहुत जल्दी ऊपर आ गया। नहीं, उसके पीछे की रिसर्च हमने पढ़ी ही नहीं, सुनी ही नहीं, देखी भी नहीं, क्योंकि हमको आदत नहीं, हमको तो देखना है किसी के अचीवमेंट्स, क्योंकि हमको तो डोपामिन चाहिए ना। तो फाइटर जेट बनो, फाइटर प्लेन्स बनो, ये 4 अलग अलग साइकोलॉजीज़ है एंटरप्रेन्योर्स की, ये समझना ज़रूरी है कि आपको कौन सा बनना है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप हेलीकॉप्टर बन रहे हो, हवा धूल वगैरह, उड़ान लिमिटेड है बस। और एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा, ऐसे लोगों को किसी भी सिचुएशन में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ सकता है, इसलिए उनके ना वो व्हील्स नहीं होते। तो आपका कहना है कि पहले 80% बोलिए या फिर बहुत डिटेल में रिसर्च, 80% जो चीज़ें हैं, ऐसे लोग, ऐसे एंटरप्रेन्योर, वो खुद पे काम करते हैं, खुद के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। यस, प्राइवेट में, है ना? यस, प्राइवेट में, अभी दैट इज़ अ करेक्ट वर्ड, प्राइवेट में। और उसके बाद में एग्जीक्यूशन जो होता है वो बस 20% होता है जो लोगों को दिखता है। हाँ, बाकी की जो मेहनत है वो पर्दे के पीछे है। एग्जैक्टली। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछना चाहूँगा कि जीन्स की हम बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। सो हमने एक कोविड, आफ्टर कोविड वाला भी जो टाइम है वो डिस्कस किया। अभी हमने स्मोकर्स के बारे में देखा, हमने हार्ट अटैक्स के बारे में देखा। एक जो मैंने नोटिस किया है, शायद आपने भी किया होगा, कि आजकल जो है ना डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए। तो इसके पीछे भी आप ऐसा समझते हैं कि जो कोविड के इफ़ेक्ट्स हैं वो है, या फिर जेनेटिक्स का इसमें कुछ हाथ है? दोनों। मैं तीसरा भी एक वेंटेज पॉइंट डालूंगा। एक बात समझिए, व्हेन शी इज़ डिप्रेस्ड शी एक्सपेक्ट्स अ लॉट, व्हेन ही इज़ डिप्रेस्ड he can't fulfill the expectations. When both are depressed, they opt for divorce. जबकि they should go for a counseling. दोनों डिप्रेस्ड है, रीज़न डिप्रेशन है। ये जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो एक्टिंग है। बैकग्राउंड में हर कोई डिप्रेस्ड है। मैं डिप्रेस्ड वर्ड ये यूज़ कर रहा हूँ, आई नो आई एम यूजिंग दैट वर्ड, क्योंकि किसी वाइटामिन के जो मिथिलेशन में यूज़ होता है, प्राइमरी मिथिल डोनर जो है वो सैम होता है। सैम मेंटल क्लैरिटी के लिए होता है, वो ही कम हो गया। आपके बॉडी में मिथिलेशन ही नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है आपके बॉडी का, डिटॉक्स नहीं हो रही है बॉडी, तो आपके कलेश होंगे, झगड़े होंगे, समझ नहीं पाएगा सामने वाला आपकी थिंकिंग को। सबसे पहले तो यार रिलेशन का ना बेसिक डेफिनेशन समझ लो। रिलेट इस वर्ड से आया हुआ है, रिलेशनशिप। हाउ यू रिलेट, रिलेशनशिप कुड बी एनीथिंग। हमारे रिलेशनशिप काउंसलिंग में सिर्फ कपल का नहीं है, दो भाइयों के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद, यस, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक एम्प्लॉय और बॉस के साथ में भी अगर कोई विवाद है तो उसमें वी डील इन दैट ऑल्सो। तो हाउ यू रिलेट,
हम रिलेट कैसे करते हैं? हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम रिलेट करते हैं किसी को समझ के। आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ ना आपको। हम रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आपको ऐसा लगा, ये जो समझने की प्रोसेस को रिलेट बोलना चाहिए, जिस दिन आपको ऐसा लगा कि आप या आपकी कपल या जो भी है, दो पर्सन एक दूसरे को समझ चुके हैं, रिलेशन खत्म हो गया। प्रॉब्लम क्या है? अजम्पशन में। हमने जो सीखा है मैथ्स कि लेट एक्स बी दिस, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम दिस, है ना। हम क्यों अज्यूम करते हैं? हमें सॉल्व करना है, इसलिए अज्यूम करते हैं। आज के ज़माने में हम अज्यूम करके छोड़ रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं, अरे वो ऐसा ही है, अज्यूम करके साइड हो जा रहा हम सॉल्व नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अजम्पशन इज़ डेंजरस। रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो रहा है। डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस करना चाहिए, पूछना चाहिए, सामने वाला बताता है ना। तो आप नहीं पूछते, आप अज्यूम कर ले होते हो। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये भी है, मोस्टली बॉयज़ वो ब्यूटी, खूबसूरती के को इन्फ्लुएंस होके कपल बना रहे हैं, जो भी है अपना सामने का फ्यूचर डिज़ाइन कर रहे हैं। और ब्यूटी जो है, वो ब्यूटी को चाहिए प्रोटेक्शन, कि मुझे कोई प्रोटेक्ट करे। और ब्यूटी को लगता है कि मनी ही है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए वो एक रिच पर्सन देख रहा है, विच इज़ नॉट। हम किसी को जज नहीं कर रहे, और किसी बॉय को लगता है कि ब्यूटी ही हमारा स्ट्रेस कम कर सकता है। बॉय हमेशा ये सोचता है कि मेरी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहे, जबकि ये गलत है। ये गलत कंसेप्ट ही गलत है। और ब्यूटी को लगता है कि मनी ही हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, जबकि सामने जाके पता चलता है कि वो तो अपने मनी कमाने में बिजी है, मुझे प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, तो डिवोर्स हो रहा है। बेसिक फंडामेंटल ही गलत है। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत अलग जेनेटिक्स, ये दोनों ने शादी करना चाहिए, पास के नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कुछ आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में, कि पास के अगर शादी नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं? सिकल सेल क्यों हो रहा है ना पास में, सेम जेनेटिक्स में शादी कर रहे हैं, ऐसे सिकल सेल जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये सब अगर आपको रोकना है ना, थोड़ा सा जेनेटिक्स थोड़ा दूर का रहे तो बेटर है। चलो आप एक ही कम्युनिटी में कहिए जेनेटिक्स। इसमें अगर जितना लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा उतना बेटर है। लॉन्ग डिस्टेंस तो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सब बहुत आया, अब जाने दीजिए। वो क्या सिचुएशनशिप है ये, इसलिए वो थोड़ा जेनेटिक्स में दूरी रहे तो बेटर है। सो बेसिकली चाहे एम्प्लॉय हो, बॉस हो, चाहे दो भाई हो या भाई बहन हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स के बीच का कोई डिस्प्यूट हो, या फिर ऐसा कन्फ्यूजन वाला माहौल हो, है ना, या फिर कपल्स हो जाए, तो सभी को डिस्कशन करना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट इज़ वी प्रोमोट ना, डिस्कस कीजिए दोनों बैठ के। काउंसलर्स बीच में नहीं पढ़ते हैं, वो डिस्कशन में ही सॉल्व होता है प्रॉब्लम। कोई बड़ा जादू नहीं है जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, नहीं, डिस्कस करके सोल्यूशन मिल जाता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। सो ये हमारे गेस्ट थे डॉक्टर नीतीश गायकवाड़, जो कि बहुत ही अच्छे करियर काउंसलर हैं, और साथ ही साथ आपने अभी ये पूरा पॉडकास्ट देखा जिसमें एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा डिस्कशन, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन देखने को मिला। मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों के काम की चीज़ है ये। सो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं हूँ एंकर आलोक, एंड आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट।